अस्सलाम वालेकुम। रिमेनिंग डिस्कस करते हैं हम लोग इसोफेजियल डिसऑर्डर्स को, जिसमें हमने छोड़ा था प्रीवियस वीडियो को ज़ेंकर डायवर्टिकुलम पे। ज़ेंकर डायवर्टिकुलम को हम लोग फेरिंजियल पाउच भी कहते हैं और ये ईएनटी में भी आप मोस्ट प्रोबेबली पढ़ चुके होंगे। इसका दूसरा नाम फेरिंगो इसोफेजियल डायवर्टिकुलम भी। आपको पता है ऊपर फेरिंक्स और उससे नीचे आपके पास इसोफेगस स्टार्ट होती है। फेरिंक्स जो होती है ना, वो 3 तरह के मसल्स और भी मसल्स होते होंगे, लेकिन बेसिकली इसमें सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, मिडल कंस्ट्रक्टर और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर मसल होता है। जो इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर मसल होता है ना, उसके 2 पोर्शंस होते हैं। उस मसल को भी 2 पोर्शंस में डिवाइड किया होता है। अगर एक पोर्शन इसका क्रिकोफेरिंज एक पोर्शन है, आई एम सॉरी, ऊपर होता है थायरोफेरिंजियस और नीचे हमारे पास आ जाता है यहाँ पर क्रिकोफेरिंजियस। ये 2 पोर्शंस में डिवाइड किया होता है इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर मसल को। अब हमारे पास होता ये है और उससे नीचे आपके पास यहाँ से फिर इसोफेगस स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, नेचुरल पॉइंट्स ऑफ वीकनेस। और जो एक नेचुरल पॉइंट ऑफ वीकनेस है वो काइलियंस डेहेसेंस है और इसको काइलियंस ट्रायंगल भी कहा जाता है। अगर आप लोकेशन इसकी बताना चाहें किसी को या खुद समझना चाहें कि इस काइलियंस ट्रायंगल की लोकेशन क्या होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो ईसोफेगस है ना, ये वाली ईसोफेगस और फेरेंक्स जहाँ पर एंड हो रही है, इसके जंक्शन पर ये पॉइंट ऑफ वीकनेस होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये हाइपोफेरेंक्स का पार्ट होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके जस्ट प्रॉक्सिमली जो है वो हमारे पास काइलियंस ट्रायंगल या काइलियंस डेhiscence पड़ी हुई होती है। और ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम में मेनली इसी की हर्निएशन हो रही होती है। जब भी ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे पास फूड यहाँ पे आ रही है, बोलस आ रहा है, तो यहाँ पर अगर थायरोफेरिंजियस कॉन्ट्रैक्ट है तो क्रिकोफेरिंजियस आपका रिलैक्स होगा। लेकिन जब क्रिकोफेरिंजियस ने रिलैक्स करेगा तो फिर ही फूड नीचे जाएगी ना। अब यहाँ पर क्रिकोफेरिंजियस रिलैक्स कर ही नहीं रहा होता, ये बंद पड़ा है जी। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, जब ये बंद पड़ा है तो फूड तो यहाँ पे आके रुक गई ना, थायरोफेरिंजियस के पास ही आके रुक गई। और आप फूड इंटेक करे जा रहे हो करे जा रहे हो, एक टाइम आएगा कि आपके पास एक इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इस जगह पर इतना बढ़ जाएगा कि ये जो पॉइंट ऑफ वीकनेस था वहाँ से हर्निएशन हो जाएगी और एक पाउच निकल के आ जाएगा, जिसको आप ज़ेंकर डायवर्टिकुलम या फेरिंजियल पाउच या हाइपोफेरिंजियल पाउच भी कह सकते हो। कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये थायरोफेरिंजियस है, ये आपके पास ये वाला क्रिकोफेरिंजियस है। क्रिकोफेरिंजियस के ऊपर ये जो ट्राइंगल सी है, ये काइलियंस ट्राइंगल या काइलियंस डेhiscence है। थायरोफेरिंजियस तो के अंदर तो फूड आ गई। अगला पॉइंट क्या था, अगला काम क्या था कि क्रिकोफेरिंजियस जो होता है वो रिलैक्स करेगा तो थायरोफेरिंजियस वाली फूड नीचे क्रिकोफेरिंजियस वाली जगह पे आएगी ना। लेकिन अब क्रिकोफेरिंजियस कॉन्ट्रैक्टेड ही पड़ा हुआ है, फूड यहाँ पे आके रुकती जा रही है, खा लिया और खा लिया, यहाँ पे रुक गई। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इतना बढ़ गया कि ये जो काइलियन स्टेसिस वाला पॉइंट है, यहाँ से म्यूकोजा हर्निएट कर गया फेरिंक्स का। ठीक है, और एक पाउच निकल के आ गया जो कि इस तरह का ज़ेंकर डायवर्टिकुलम होता है, काइलियन डेhiscence से निकल रहा होता है। आई होप सो कि ये क्लियर होगा। और भी पॉइंट्स होते हैं वीकनेस के आपके पास। ठीक है, इस जगह पर ये है एक पॉइंट ऑफ वीकनेस। ठीक है, एक ये लाइमर्स डेhiscence है, जेमिसन्स है, लेकिन मेनली आपका फोकस ये काइलियन डेhiscence पर ही होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास जो अपर इसोफेगस है ना, आप कह सकते हो कि अपर इसोफेगस के अंदर जो डायवर्टिकुलम बन रहा होता है मेनली वो ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम होता है। लेकिन इसके अलावा मिडल इसोफेगस में भी एक डायवर्टिकुलम बन रहा होता है, लोअर इसोफेगस में भी बन रहा होता है। मिडल पोर्शन ऑफ इसोफेगस में ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम बनता है और फिर जो लोअर थर्ड है उसमें एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम बनता है। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखें फॉर योर मेडिसिन, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अब सिम्टम्स क्या आएंगे, यहाँ पर मेनली डिस्पेजिया होता है और मेनली यहाँ पर सॉलिड्स के लिए डिस्पेजिया होता है। और ज़ाहिर सी बात है, जब यहाँ पर फूड पड़ी रहेगी, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसकी रिगर्जिटेशन भी होगी। ऑब्वियसली जब पेशेंट लेटता है ख़ास तौर पर तब रिगर्जिटेशन होती है रात के टाइम पर। इसके अलावा हेलिटोसिस भी होती है, क्योंकि फूड ट्रैप हो गई ना इस डायवर्टिकुलम में, फूड ट्रैप हो गई, वो ट्रैप्ड ही रही तो उसकी वजह से बैड स्मेल आने लग जाती है, जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं। इसके अलावा मैस इन द नेक भी आपको मिल सकता है, उस डायवर्टिकुलम की वजह से मैस इन नेक हो सकता है। अगर डायवर्टिकुलम छोटा है तो सिर्फ फेरिंजियल डिस्पेजिया होगा, क्योंकि फेरिंक्स वाले लेवल पर मसला आ रहा है ना, तो ओरोफेरिंजियल डिस्पेजिया आप कह सकते होगा। अगर डायवर्टिकुलम लार्ज है, वो नीचे इसोफेगस तक पहुंच रहा है, तो इसोफेजियल डिस्पेजिया होगा उस केस में मेनली, राइट। अब डायग्नोसिस आप इसका बैरियम स्वेलो पर भी बना सकते हो। बैरियम स्वेलो में आपको पता है स्वेलो करने के लिए बैरियम दे दिया जाता है किसी ना किसी लिक्विड में मिला के, और फिर जो है वो आप
उसको एक्सरे लेकर देख लेते हो कि बैरियम वो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। जहाँ तक जाएगा उससे नेक्स्ट लेवल में अगर नहीं पास करा तो इट मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। एंडोस्कोपी मैंने आपको पिक्चर प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी। कहता है वो आप हैजर्डस है क्योंकि पाउच को परफोरेट कर सकते हैं और उसके अंदर आपको पता है कि वो एक फूड पड़ा हुआ है जो कि इन्फेक्टेड भी हो सकता है, तो इसलिए वो परफोरेट कर सकता है पाउच को, तो एंडोस्कोपी यूजली हैजर्डस होती है, ठीक है। और बाकी आप क्योंकि मैथ्स है तो एंडोस्कोपी आप करवा भी सकते हो मेलिग्नेंसी को एक्सक्लूड करने के लिए। इसके अलावा चांसेस होते हैं कि एंडोस्कोपी पे ज़ेंकर डायवर्टिकुलम मिस हो जाए, इसलिए मेनली आप बैरियम स्वेलो ही करवा रहे होते हो। इस पर ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जरी ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है। मसल का मसला आ रहा है ना इसके अंदर, मसल कोई कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है और वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो आप मायोटमी कर सकते हो और उस पाउच को रिसेक्ट कर दो, जो मसल का मसला है उसको ठीक कर दो, ठीक है, मायोटमी करके। उससे नेक्स्ट गर्ड हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उससे नेक्स्ट हम लोग हायाटल हर्निया पर चलते हैं। हायाटल हर्निया अब हमारे पास क्या होता है, इसमें मेनली हमारे पास ना जो स्टमक है उसकी हर्निएशन हो जाती है चेस्ट के अंदर। आपको पता है कि ये डायफ्राम है जो कि थोरेसिक कैविटी, ऊपर अगर ये थोरेसिक कैविटी है और नीचे यहाँ पर हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है, तो डायफ्राम थोरेसिक कैविटी को इस एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा होता है ना। तो आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये ईसोफेगस है तो डायफ्राम के अंदर एक ईसोफेजियल ओपनिंग होती है, ठीक है। ईसोफेजियल हाइटस होता है जिसमें से ईसोफेगस थोरेसिक कैविटी में से पास करके एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। अब हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पर ये जो ईसोफेजियल हाइटस है ना डायफ्राम का, यहाँ पर कोई ना कोई डिफेक्ट था इस ओपनिंग के अंदर जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, ठीक है। तो ये स्टमक जो है वो यहाँ से हर्निएट करके ऊपर थोरेसिक कैविटी में चला जाता है। इसकी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास स्लाइडिंग हायटल हर्निया आता है जो कि टाइप 1 है और ये 95% केसेस में यही होती है। नॉर्मली आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, इसोफेजियल हाइटिस में मसला है जिसकी वजह से जो आपका गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है ना, ये वाला जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन था ये हमारे पास डिस्प्लेस हो के डायफ्राम से ऊपर चला गया, ये वाला जो जंक्शन है, ठीक है। अब स्टमक जो है वो अपनी यूजुअल अलाइनमेंट में ही है, जैसे यहाँ पर था तकरीबन वैसी ही अलाइनमेंट यहाँ पर स्टमक की भी है, ठीक है। फंडस जो है वो नीचे ही पड़ा हुआ है डायफ्राम के नीचे, ये यहाँ यहाँ पे ये फंडस यहीं पर पड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि यहाँ पर एक आवर ग्लास अपीयरेंस बन जाती है। जैसे आप देखें कि अगर ये डायफ्राम है, ठीक है, और ऊपर को आपका हर्निएट कर गया है, स्टमक का कुछ पोर्शन यहाँ पर हर्निएट कर गया है, ठीक है। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पहले डायफ्राम के नीचे था और अब वो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन डायफ्राम के ऊपर चला गया है और आपके पास क्या होगा, कुछ इस तरह की यहाँ पर पिक्चर बन जाती है। फंडस अभी भी डायफ्राम से नीचे ही है, कुछ इस तरह की पिक्चर बन जाती है। ये स्लाइडिंग हाइटल हर्निया है, ठीक है। शायद इस पिक्चर में इतना क्लियर नहीं है और ये एक आवर ग्लास अपीयरेंस देता है। आवर ग्लास भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा हमारे पास टाइप 2 है, टाइप 2, 3, 4, इन सबको हम पैरा ईसोफेजियल हर्निया कहते हैं, या रोलिंग ईसोफेजियल हर्निया, या नॉन एक्सियल ईसोफेजियल हर्निया कहते हैं। ये स्लाइडिंग वाला एक्सियल हर्निया था। अब ये जो रोलिंग पैराइसोफेजियल या नॉन एक्सियल हर्निया है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि स्टमक की फंडस भी ऊपर चली गई, ठीक है। प्रोट्रूजन हो जाती है स्टमक की फंडस की, ठीक है, इस केस में हमारे पास। और जो हम बात कर रहे थे स्लाइडिंग हाइटल हर्निया की, इस केस में ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है और इसकी वजह से गर्ड हो सकता है क्योंकि आपका इसोफेगस तो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तो ऊपर चला गया ना, तो इसकी वजह से रिगर्जिटेशन हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट गर्ड के जैसा ही है। सर्जरी तब करते हैं अगर रिफ्रैक्टरी गर्ड हो, यानी बार बार गर्ड के सिम्टम्स आ रहे हैं, आप ट्रीट करे जा रहे हो, नहीं ट्रीट हो रहा, फिर सर्जरी की तरफ जाते हो वरना नहीं जाते। अच्छा, टाइप 2 में हमने बात कर ली जी कि फंडस भी ऊपर चला गया, ठीक है। गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन यहाँ पर नॉर्मल प्लेस पर है, अगर अब मैं यहाँ पर दोबारा हाईलाइट करूँ, ये गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन नॉर्मल प्लेस पर है लेकिन ये फंडस ऑफ स्टमक उठ के ऊपर चला गया है इस केस में। अच्छा, एक होती है हमारे पास टाइप 3। टाइप 3 में ये टाइप 1 वाला एलिमेंट भी होगा, टाइप 2 वाला एलिमेंट भी होगा। यानी टाइप 1 वाला एलिमेंट क्या है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन अबव द डायफ्राम चला गया है, और टाइप 2 वाला कौन सा फीचर है कि फंडस अबव द डायफ्राम चला गया। यानी टाइप 3 वाले के अंदर अगर ये डायफ्राम है तो उसके अंदर ये जंक्शन भी ऊपर चला गया और साथ ही साथ ये फंडस भी स्टमक का ऊपर चला गया, ठीक है। कुछ इस तरह की पिक्चर जो है वो हमारे पास बन जाती है। आई एम सॉरी, ये स्टमक पता नहीं कैसा बन गया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास टाइप 4 आ जाती है, टाइप 4 हर्निया में ये होता है कि आपका ये अगर डायफ्राम है, ठीक है,
तो इसोफेजियल ये फॉर एग्जांपल जंक्शन यहाँ पे था, ये भी ऊपर चला गया, फंडस भी साथ चला गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो चली ही गई, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास क्या हुआ कि कोई ना कोई एब्डोमेन का कोई और कंटेंट जैसे इंटेस्टाइन का भी थोड़ा सा पोर्शन उठ के साथ चला गया अबव द डायफ्राम। ये टाइप 4 में आ जाता है। होप सो ये क्लियर होगा आपके पास। ये हाइटल हर्निया की अदर पिक्चर भी आप देख सकते हैं जिसमें आवर ग्लास अपीयरेंस मैंने आपको बोला था, ये आवर ग्लास होता है। अब बात आती है इसकी डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में आप एंडोस्कोपी, अपर एंडोस्कोपी भी कर सकते हो जीआईटी की, इसके अलावा बेरियम स्वेलो पे भी आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। बाकी ये इंसिडेंशियल फाइंडिंग होती है, ये सिम्टोमेटिक रहता है और चेस्ट एक्सरे पर अगर आप किसी और रीज़न से करा रहे हो तो उस पर ये डिटेक्ट हो सकता है। और अगर सिम्टम्स आते भी हैं तो मैंने कहा था कि स्लाइडिंग हाइटल हर्नियाज में गर्ड के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। और आपको पता है गर्ड के बाद बैरेटिसोफेगस भी बन सकता है, एडिनोकार्सिनोमा वगैरह भी हो सकता है। जो पैराइसोफेजियल हर्नियाज थी या टाइप 2 वाले जो थे हमारे पास, ठीक है, टाइप 2, 3 और 4 वाले, उस केस में वो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई और स्ट्रक्चर साथ एब्डोमिनल कंटेंट वगैरह आ गया है, या वैसे भी हमारे पास हेमरेज वगैरह की चांसेस वहाँ पर होते हैं, स्ट्रेंगुलेशन हो सकती है पैराइसोफेजियल हर्नियाज के केस में। ट्रीटमेंट जो होता है ना, ट्रीटमेंट टाइप 1 का, क्योंकि मैंने कहा गर्ड वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्ड वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमारे पास टाइप 1 में आप गर्ड वाला ही ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। टाइप 1 जो होता है ना उसमें आप क्या कर रहे होते हो, गर्ड वाला मेडिकली ट्रीट कर रहे होते हैं, एंटासिड्स दे रहे होते हो, ठीक है। एलिवेट कर दो हेड को आफ्टर मील्स, क्योंकि ताकि रिगर्जिटेशन ना ना हो, हेड को एलिवेट करो खाने के बाद। या फिर अगर सर्जरी करनी भी पड़े 10% केसेस में तो फंडोप्लाइकेशन आप कर देते हो, वो भी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ क्या होती है फंडोप्लाइकेशन। एक लीजिए है गर्ड के ट्रीटमेंट में, किसी के ट्रीटमेंट में मैंने बताया होगा फंडोप्लाइकेशन क्या था, कि स्टमक का जो फॉर एग्जांपल ये फंडस वाला पोर्शन है ना, इसको उठा के आप रैप कर देते हो यहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के अराउंड, ठीक है। और इसके अलावा टाइप 2 से 4 हर्नियाज जो होते हैं उसमें आपको सर्जरी ही करनी पड़ती है, अगर कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने ऊपर बताई कि स्ट्रैंगुलेशन, हेमरेज, ऑब्स्ट्रक्शन, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं, तो उसकी वजह से आप ऑब्वियसली क्या कर सकते हो, आप सर्जरी ही करनी पड़ेगी फिर आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस, जिसकी उन्होंने कुछ फर्दर टाइप्स बताई हुई हैं। इन्फेक्शियस में आपको पता ही है कि इन्फेक्शन किनको होता है, जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पर्सनस हों, और इसमें मेनली पेशेंट राइनोफेजिया के साथ आ रहा होता है। इसमें हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगालो वायरस, कैंडाइडा एल्बिकेन्स, इन सबकी वजह से हो सकता है। हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस में पंच्ड आउट अल्सर्स बनते हैं, ठीक है। स्मॉल होते हैं लेकिन डीप अल्सर्स होते हैं, वो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स भी आपको मिल सकते हैं, और जो मार्जिन ऑफ अल्सर्स है ना, वहाँ पर जो एपिथेलियल, जैसे ये अगर अल्सर बना हुआ है उसके मार्जिन के ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स होंगे ना, वहाँ पर हमें जॉइंट सेल्स मिलेंगे, और उन जॉइंट सेल्स के अंदर इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स भी होंगी, ठीक है। क्योंकि ये वायरल है तो एसाइक्लोवीर आप दे देते हैं। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर साइटोमेगालो वायरस आ जाता है जिसमें लीनियर अल्सर्स बन रहे होते हैं, लेकिन ये सुपरफिशियल है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में क्या था, डीप अल्सर्स थे और पंच्ड आउट अल्सर्स थे। साइटोमेगालो वायरस में क्या है, लीनियर है लेकिन सुपरफिशियल अल्सर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर तो इंक्लूजन्स हैं ही, साइटोप्लाज्म में भी इंक्लूजन्स नजर आएंगे, इसमें हम गैंसीक्लोवीर दे रहे होते हैं, ठीक है। ए साइक्लोवीर, ए एंड एच, ठीक है, और गैंसीक्लोवीर जीसी से याद रख लें, जी फॉर गैंसीक्लोवीर एंड सी फॉर साइटोमेगालोवायरस। कैंडाइडा एल्बिकेंस में हमारे पास ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन बन रही होती है, यीस्ट की वजह से ये यीस्ट की फॉर्मेशन करा देती है, ठीक है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट, क्योंकि आपको पता है फंगल है तो फ्लूकोनाजोल, निस्टैटिन वगैरह आप इस केस में दे सकते हो। अब इसकी पिक्चर मैं दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास डीप और पंच्ड आउट अल्सर्स हैं, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के केस में बनते हैं। और ये जो है ना, ये आपके पास ये वाला जो है ना, ये आपके पास क्या है, ये लीनियर अल्सर्स हैं, सुपरफिशियल अल्सर्स हैं। और ये मैंने बता दिया, ये साइटोमेगालो वायरस के केस में बन रहे थे। ये देखें, ये लीनियर अल्सर्स बने हुए हैं, ठीक है। होप्स हो कि ये क्लियर होगा। और ये पंच्ड आउट अल्सर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।